क्योंकि ये जो उनका प्राइमरी विन था, आप उस टाइम पे हम बात करते थे, मैं आपको बताती कि कितना इम्प्रॉबेबल था कि एक कैंडिडेट जिसको 1% पे वो पोल कर रहे थे, लिटरली 1%, वो फिर उन्होंने एंड्रू cuomo को डिफीट किया 13 पॉइंट्स से, जो कि अनथिंकेबल था। वो इतना अनथिंकेबल था कि ज़ोहरान ममदानी की खुद की टीम एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि वो 9 बजे पोल खत्म होने के बाद 10 बजे तक उनको विनर डिक्लेयर किया जाएगा। उनके पास स्पीच प्रिपेयर्ड नहीं थे। और एक बात ज़ोहरान ममदानी ने बार-बार कैंपेन में बोली कि आप बुलीज़, जैसे उन्होंने डिस्क्राइब किया प्रेसिडेंट ट्रम्प को, कि आप अगर बुलीज़ की बात मानेंगे, तो वो आपको और बुली करेंगे। वो ये नहीं सोचेंगे कि चलो एक बात मान ली तो और हम इनको वी शुड लेट देम गो। और वहाँ पर देयर वाज़ अ पर्सन जो हमने देखा कि उन्होंने टी-शर्ट पहना था, ट्रम्प वोटर्स फॉर ममदानी। जैसे कि हमने काफ़ी सारे वन ऑफ ज़ोहरान ममदानीज़ विन्स, उनकी जो इन ख़ास बात रही है, उन्होंने कई सारे लोगों को मोबिलाइज़ किया। हॉट गर्ल्स फॉर ममदानी, मुस्लिम्स फॉर ममदानी, साउथ एशियंस फॉर ममदानी। उनमें से एक तबका ये भी निकला, ट्रम्प वोटर्स फॉर ममदानी। तो एक बात ये भी देखने को मिल रही है, जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट हमने पिछले 9-10 महीनों में सुना है, एंटी इंडिया हेट, या तो H1B को लेकर, या फिर ओवर्ट रेसिज्म, या हमारी फूड हैबिट्स, ईटिंग प्रैक्टिसेस, हाइजीन कोट अनकोट को लेकर, जो भी आप समझ लें, उसका ये पुशबैक एक रहा है। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम टू थिंक अबाउट डेमोक्रेटिक पॉलिसीज और ज़ोहरान ममदानी का असेंट एज अ डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट विद इन द लार्जर पार्टी। नमस्कार, मैं हूं निधीश त्यागी और आप हैं हरकारा डीप डाइव पर। और आज हमारे साथ हमारे एक विशेष मेहमान हैं याशिका दत्त, जो न्यूयॉर्क से जुड़ी है हमारे साथ। और वो लगातार ज़ोहरान ममदानी के चुनाव अभियान और उसके आसपास के से जुड़े मुद्दों पर लिखती रही हैं। कमिंग आउट एज ए दलित नाम की उनकी किताब एक काफ़ी अच्छे से अंग्रेज़ी में पढ़ी गई, उसके बारे में बात की गई। और उसने उन्हें उन सारे इस मुद्दे को एक तरह से प्रतिष्ठित किया, जो दरअसल अभी तक के हमारे दलित विमर्श का हिस्सा नहीं थी, और जिसके बारे में ज़्यादातर लोग बात करने से बच रहे थे। तो ये एक उनकी खास बात है। आपका बहुत स्वागत है याशिका इस बातचीत में। तो थैंक यू नीतीश। तो हम लोग बात शुरू करेंगे तो इस बात से कि दो तीन तरह की चीज़ें हुई हैं जो जिसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि ज़ोहरान ममदानी का जीतना दरअसल अमेरिका में भी और भारत में भी लोग उसको एक तरह से कुछ लोग बहुत खुश हैं और कुछ लोग खुश नहीं दिखलाई पड़ते हैं। तो दरअसल पहले भी यहाँ से बात शुरू करते हैं कि वो जिस हालात में या परिस्थितियों में ज़ोहरान ममदानी का चुना गया, वो अमेरिका में चल क्या रहा था जब से, मतलब ये हम देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से अमेरिका बहुत तेजी से बदल रहा है। आप खुद पत्रकार हैं और आप एक तरह से राइटर हैं, अकादमिक दुनिया से जुड़ी हुई हैं। तो उन जी। सब जगहों पे जो एक तरह की अफरा तफरी मची हुई है, जहाँ पे तो वो अमेरिका के बारे में अगर आप थोड़ा सा पैराफ्रेज कर पाए हमारे हिंदी दर्शकों और श्रोताओं के लिए कि वो किस हालात में आए, पहले तो उसका बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि उसके बाद हम बात कर सकते हैं कि ममदानी के आने का मतलब तो तब मालूम पड़ता है जब हम उस अमेरिका को देख पाते। शायद अगर बाइडेन के समय या ओबामा के समय कोई ऐसा व्यक्ति आता तो शायद हमें उतना उतना आश्चर्य या उतना सुखद या दुखद आश्चर्य नहीं होता जितना कि जी। इस वक्त आने का हुआ है। तो वो अमेरिका के हालात क्या हैं इस समय, जिस समय ममदानी का आना इस तरह से हुआ है? जी, निधि जी, पहले तो थैंक यू सो मच अपने शो पे मेरे को इनवाइट करने के लिए। मुझे हिंदी में बात करने के लिए मौका कम ही मिलता है, तो आपसे हिंदी प्रैक्टिस करने का मौका मिला और आपके श्रोताओं और दर्शकों से जुड़ने का मौका मिला, तो मैं बहुत खुश हूँ। जैसे कि आपने बोला कि मैं ममदानी कैंपेन जो है अप्रैल से फॉलो कर रही हूँ और मैंने उसके ऊपर काफ़ी आर्टिकल्स लिखे हैं। अमेरिका का जो कॉन्टेक्स्ट है, आई थिंक सबसे पहले हमको ये समझने की ज़रूरत है कि ज़ोहरान ममदानी का इलेक्शन नवंबर 4th 2025 को लड़ा गया, और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अमेरिका में जो था वो था नवंबर 5th 2024। तो एक साल में जो ये डेवलपमेंट हमने देखा है, जो जो बदलाव देखा है, वो मतलब पूरे
इंडिया में भी सब कॉन्टिनेंट में सबको देखने को मिला है कि अमेरिका कितना बदला है। जो राइट विंग पॉलिसीज़ हैं वो कितनी शिफ्ट हुई हैं, भले ही वो डाइवर्सिटी इंक्लूजन इनिशिएटिव्स के ऊपर अटैक को लेकर हो या फिर इमिग्रेशन को लेकर जो पॉलिसीज़ का हमने बदलाव देखा है। आइस का जो इमिग्रेशन अथॉरिटी है, जो अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स हैं, उनको उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर है, काफ़ी सारा हमारे हम देखने को मिला है कि डिपोर्टेशंस काफ़ी बढ़ चुके हैं। तो ओवरऑल अमेरिका में देयर इज़ अ राइट विंग विंड दैट हैज़ स्वेप्ट द कंट्री। जो बाइडेन एरा के जो डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट थे, उनके ऊपर जो उन्होंने लिबरल पॉलिसीज़ लागू की थी, वो उसका पुशबैक देखने को मिला है। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने यूनिवर्सिटीज़ जैसे कोलंबिया हो या फिर यूनिवर्सिटी पेंसिल्वेनिया, हार्वर्ड हो, उनके ऊपर शर्तें लागू की हैं कि आप हमारी ये बातें मानिए, नहीं तो हम आपको फेडरल फंडिंग नहीं देंगे। यूनिवर्सिटीज़ ने पुशबैक भी उसके ऊपर किया है। तो जैसे कि लिबरल सोसाइटी जो यूएस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी पावरफुल रही है डेकेड्स से लेकर, वो काफ़ी भयभीत थी। बोल सकते हैं कि देयर वाज़ अ एयर ऑफ cowardice and an air of fear. People were really concerned कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। और उस कॉन्टेक्स्ट में ज़ोहरान ममदानी जैसा कैंडिडेट, जो कि अनअपोलोजेटिकली उनकी डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पॉलिसीज़ हैं, अनअपोलोजेटिकली वो पैलेस्टाइन के लिए उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है, अनअपोलोजेटिकली उनकी मुस्लिम आइडेंटिटी है। ऐसा कैंडिडेट न्यूयॉर्क सिटी से चुनाव जीतना, और सिर्फ चुनाव जीतना नहीं, ओवर 50% जो उनका वोटर मैंडेट रहा है, यानी कि 50% से ज़्यादा लोग न्यूयॉर्क सिटी में उन्होंने चूज़ किया है। तो दैट इज़ अ वेरी डिसाइसिव मैंडेट कि न्यूयॉर्क में कम से कम जो लोग हैं वो इन पॉलिसीज़ का, जो हमने प्रेसिडेंट ट्रम्प के इलेक्शन के बाद जो हमने पॉलिसीज़ देखी हैं, उनका पुशबैक उन्होंने किया है। और ये भी हमारे को शायद समझने की ज़रूरत है कि न्यूयॉर्क सिटी में भी काफ़ी सारे लोगों ने प्रेसिडेंट ट्रम्प को वोट किया था पिछले पिछले साल, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प का मैसेज था वर्किंग क्लास लोगों के लिए, सिमिलरली लाइक ज़ोहरान ममदानी। उन्होंने वर्किंग क्लास लोगों के लिए बात करी थी, उन्होंने बोला था कि इन्फ्लेशन काफ़ी हाई है, उन्होंने अफोर्डेबिलिटी की बात की थी, और ये लोगों को काफ़ी पसंद आई थी। पर अनफॉर्चुनेटली अभी तक वो पॉलिसीज़ जिन पे चुनाव लड़ा गया था 2024 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, वो फॉलो नहीं हो पाए हैं। और वो ही मुद्दा ज़ोहरान ममदानी ने उठाया अपने कैंपेन में। उन्होंने लेज़र फ़ोकस रखा अफोर्डेबिलिटी पर, उन्होंने लेज़र फ़ोकस रखा वर्किंग क्लास लोगों की नीड्स को लेकर। और वर्किंग क्लास जैसे कि जो हाशिए पे खड़े लोग हैं न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क जैसे कि हम सब जानते हैं कि बहुत एक्सपेंसिव सिटी है, फाइनेंशियल कैपिटल है यूएस का। यहाँ पे बिलियनेयर्स, मिलियनेयर्स का कंसंट्रेशन काफ़ी हाई है, पर एट द सेम टाइम वर्किंग क्लास लोगों का कंसंट्रेशन भी हाई है। और उनकी आवाज़, उनके मुद्दे, उनका पार्टिसिपेशन पिछले कई सालों में पॉलिटिक्स में, लोकल पॉलिटिक्स में काफ़ी कम देखने को मिला था। और ज़ोहरान ममदानी ने वो मुद्दे उठाए, और काफ़ी सारे वोटर्स जिन्होंने ट्रम्प को वोट किया था 2024 में, उन्होंने ममदानी को वोट किया। ऐसे कई कई डिस्ट्रिक्ट्स हमने देखने को मिले हैं न्यूयॉर्क सिटी इलेक्शंस, जो डेटा निकला है उसमें कि ट्रम्प वोटर्स हैव शिफ्टेड इनटू ममदानी वोटर्स। इनफैक्ट मैंने एक रैली अटेंड की थी क्वींस में, फॉरेस्ट हिल्स में, जो उनकी बड़ी फेमस रैली हुई थी। आई थिंक 13,000 लोग ने अटेंड किया था, विच इज़ अ ह्यूज थिंग। लोकल इलेक्शंस में इतने नंबर्स देखने को नहीं मिलते हैं, पर 13,000 लोग उस रैली को अटेंड करने आए थे। उसमें बर्नी सैंडर्स भी शामिल थे, एओसी कांग्रेस वुमन अलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कॉर्टेज़ भी शामिल थी, और ये दोनों प्रोग्रेसिव फिगर्स हैं, हेवी वेट्स हैं, जिन्होंने अपना जो सपोर्ट है ज़ोहरान ममदानी के ऊपर, उनको सपोर्ट किया था। और वहाँ पर देयर वाज़ अ पर्सन जो हमने देखा कि उन्होंने टी-शर्ट पहना था, ट्रम्प वोटर्स फॉर ममदानी। जैसे कि हमने काफ़ी सारे वन ऑफ ज़ोहरान ममदानीज़ विन्स, उनकी जो इन ख़ास बात रही है, उन्होंने कई सारे लोगों को मोबिलाइज़ किया। हॉट गर्ल्स फॉर ममदानी, मुस्लिम्स फॉर ममदानी, साउथ एशियंस फॉर ममदानी। उनमें से एक तबका ये भी निकला ट्रम्प वोटर्स फॉर ममदानी, व्हिच वाज़ वेरी रिवीलिंग टू से कि क्या दोनों पॉलिटिशियंस में सिमिलैरिटी रही है, और किस तरह से उन्होंने न्यूयॉर्क सिटी में वोटर्स को कैप्चर किया। तो उसके बाद फिर ये जो बातें, जैसे कि ट्रम्प ही मतलब उनको खासी तवज्जो या महत्व दे रहे थे कि आप मतलब उनके खिलाफ ये कर देंगे, उनकी फंडिंग रोक देंगे, वहाँ पे आइस भेज देंगे। मैं भी घर आते वक्त
प्रिट्सकर का एक पॉडकास्ट सुन रहा था, जो अभी वो वहाँ भी ये सब चल रहा है, वहाँ पे व्यक्ति मारा भी गया है आइस के उससे। तो दरअसल जो अमेरिका, मतलब डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ सारे तरफ युद्ध रुकवाने की बात कर रहे हैं, और वो एक तरह से अपने लोगों के खिलाफ ही जंग छेड़ रहे हैं। तो उस पूरे परिदृश्य में ये जो जिस तरह का ये चुना जाना तो बहुत आश्चर्यजनक है, पर अब जो ये किस तरफ जाता दिखलाई पड़ता है कि जहाँ पर ये कन्फ्लिक्ट और बढ़ेगा, या फिर जैसा कि ममदानी कहते हैं कि ट्रंप उन लोगों की इज्जत करता है जो लोग अपनी अपनी ज़मीन पर खड़े होके थोड़े अड़ते हैं उनसे, तो उनके साथ वो ठीक रहते हैं, जैसे कि चीन के साथ भी वो उस तरह से रहे, या कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के साथ। तो आपको क्या लग रहा है कि ये किस तरफ जाएगा, और अमेरिका के हालात, क्योंकि वो तो डेमोक्रेट्स के हाथ से लगभग निकल ही गया लगता है, और उसमें वो कैसे उसको वापस अ, बचाना या उसको वापस संभाल पाना कैसे हो पाएगा? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है निधीश जी, क्योंकि ये सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म रहा था ज़ोहरान ममदानी के इलेक्शन के टाइम पे। ये एंड्रू क्वेमो जो उनके मेन राइवल थे, जो डेमोक्रेट गवर्नर रह चुके हैं न्यूयॉर्क में, उनके फादर मारियो क्वेमो भी गवर्नर रह चुके हैं, तो जनरेशनल पॉलिटिशियन है। और जब उन्होंने प्राइमरी में डिफीट किया तो फिर वो इंडिपेंडेंट के तौर पे उन्होंने चुनाव लड़ा। और एक बात उन्होंने बार बार बोली कि मैं ट्रंप से डील कटा जानता हूँ, और ये सही बात है, क्योंकि कोविड के टाइम पे जब एंड्रू cuomo गवर्नर रहे थे, उन्होंने ट्रंप को काफ़ी टक्कर दी थी। वो ट्रंप का फर्स्ट टर्म था, और उन्होंने डायरेक्टली उनसे बोला कि आप ये पॉलिसीज़ लागू कर सकते हैं, आप शटडाउन लागू नहीं कर सकते न्यूयॉर्क में, क्योंकि उस टाइम पे जॉर्ज फ्लॉयड के मर्डर के राइट्स काफ़ी ज़्यादा थे। देयर वाज़ अ मोमेंट ऑफ अवेयरनेस अराउंड सिविल राइट्स, देयर वर लॉट्स ऑफ प्रोटेस्ट्स हमें देखने को मिले थे। तो एंड्रू कोमो ने ही डिड स्टैंड अप अगेंस्ट द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन उस टाइम पर। मगर अभी 2025 में जो इलेक्शन लड़ा गया है, वो काफ़ी डिफरेंट मुद्दों पे लड़ा गया, और उन्होंने ये भी अटैक किया कि ज़ोहरान ममदानी इज़ रादर इनएक्सपीरियंस्ड कंपेयर टू हिम व्हेन इट कम्स टू हैंडलिंग ट्रंप। मगर जो आपने सही बात बोली कि ट्रंप वो देखते हैं कि कौन उनसे टक्कर दे सकता है, कौन अपनी पोजीशन लेकर खड़ा रह सकता है। और एक बात ज़ोहरान ममदानी ने बार-बार कैंपेन में बोली कि आप बुलीज़, जैसे उन्होंने डिस्क्राइब किया प्रेसिडेंट ट्रंप को, कि आप अगर बुलीज़ की बात मानेंगे, तो वो आपको और बुली करेंगे। वो ये नहीं सोचेंगे कि चलो एक बात मान ली तो और हम इनको वी शुड लेट देम गो। तो ये बात उन्होंने बार-बार बोली, और ये बात न्यूयॉर्कर्स को समझ में आती है, क्योंकि ट्रंप न्यूयॉर्क से ही पले-बड़े हैं, न्यूयॉर्क की पैदाइश है और न्यूयॉर्क सिटी से जुड़े हैं। तो ट्रंप इज़ फ्रॉम न्यूयॉर्क, और जैसे कि ज़ोहरान ममदानी ने अपनी स्पीच में बोला कि कोई और सिटी उनको कोट अनकोट रोकने के काबिल नहीं है जितना न्यूयॉर्क है, और न्यूयॉर्क ने ही करके दिखाया कि उनका कितना उन्होंने चैलेंज किया। उन्होंने बार-बार, इट्स अ लोकल रेस, पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने बार-बार इंटरफेयर किया रेस में। उन्होंने ममदानी को कम्युनिस्ट लेबल किया, जबकि उनकी पॉलिसीज़ डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हैं। और ये मतलब काफ़ी मज़ाक की बात ममदानी ने बोली कि देखिए, पहले सोशलिस्ट को हुआ बताया जाता था कि देखो सोशलिस्ट है, भले ही उनकी पॉलिसीज़ मॉडरेट हैं, और अब क्योंकि हम अनअपोलोजेटिकली अपने आप को सोशलिस्ट बोल रहे हैं, तो वो हमें कम्युनिस्ट लेबल कर रहे हैं, क्योंकि बात यहाँ तक आ चुकी है। और रही बात ट्रंप की पॉलिसीज़ की और आगे क्या होगा, तो फेडरल फंडिंग जो उन्होंने रोकने की बात की है, दैट इज़ मैंडेटेड बाय लॉ, कि हर स्टेट को फंडिंग सेंटर से मिलना, फेडरल गवर्नमेंट से मिलना इज़ इन द लॉ ऑफ दिस कंट्री। और वही ज़ोहरान ममदानी ने बार-बार बोला है कि जैसे उन्होंने कैलिफ़ोर्निया के साथ भी फेडरल फंडिंग रोकने की कोशिश की थी, और उनके ऊपर कई न्यूमरस लॉसूट्स लागू हुए हैं। यहाँ पर जैसे न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल, गोइंग अ लिटिल बिट इन द वीड्स, अटॉर्नी जनरल है लेटिशा जेम्स, उनके ऊपर उन्होंने लॉसूट, एक इट्स कंसिडर्ड अ फ्लिम्सी लॉसूट, वो किया है, और वहाँ से भी पुश बैक आ रहा है। तो न्यूयॉर्क हैज़ अ वेरी रोबस्ट लेजिस्लेटिव प्रोसीजर दैट विल पुश बैक अगेंस्ट द पॉलिसीज़ ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप, अगर वो कोशिश करते हैं फेडरल फंडिंग रोकने के लिए, या फिर नेशनल गार्ड भेजने के लिए न्यूयॉर्क में। और एक बात ये भी है कि जो एंड्रू कुओमो के टाइम पे उन्होंने जब कैंपेन किया था, उन्होंने बोला था कि मैं जानता हूँ ट्रंप से कैसे उनको स्टैंड अप कैसे करना है, उनसे बात कैसे करनी है। पर एंड्रू कुओमो को डोनाल्ड ट्रंप का एंडोर्समेंट भी मिला है, और यहाँ पर न्यूयॉर्क में प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसीज़
बिल्कुल पॉपुलर नहीं है। यहाँ पर देख रहे हैं लोग उनके नेबर्स को स्नैच किया जा रहा है, गाड़ियों से निकाल के खींचा जा रहा है, कोर्ट में वो जाते हैं, लीगली प्रोसेस फॉलो करने के लिए अनडॉक्यूमेंटेड हैं या फिर आप रेफ्यूजी स्टेटस है आपका या आप कन्वर्ट होने वाले हैं वीज़ा में, उनको वहाँ से आइस स्नैच करके ले जाती है, फैमिलीज़ को सेपरेट किया जा रहा है। तो ये न्यूयॉर्कर्स जो न्यूयॉर्क सिटी ऑफ इमिग्रेंट्स बोला जाता है, वो उनको बात अच्छी नहीं लग रही है और ये पुशबैक देखने को मिला है। एंड वन मोर थिंग अबाउट द डेमोक्रेटिक पार्टी, जैसे कि आपने कहा कि वो हाथ से निकल चुकी है और ये बात सही है, क्योंकि जो लीडरशिप है डेमोक्रेटिक पार्टी की, उनको नेशन वाइड अमेरिकन्स बहुत प्रोमिनेंट या प्रोडक्टिव नहीं मानते हैं। बट आफ्टर दिस इलेक्शन 2025, जहाँ पे सिर्फ ममदानी नहीं, न्यू जर्सी में भी डेमोक्रेटिक गवर्नर को इलेक्ट किया गया है, वर्जीनिया में डेमोक्रेटिक गवर्नर को इलेक्ट किया गया है और कई सारे डेमोक्रेट्स हैव वन द इलेक्शन। तो ये रिपब्लिकन्स के लिए थोड़ा सा बैक फुट पे होने की बात है। जहाँ तक रिपोर्ट्स आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम कंसर्न नहीं है, बट कंसिडरिंग कि अगले साल मिड टर्म इलेक्शन है 2026 में, वहाँ पर थोड़ा-सा खलबली मच चुकी है कि क्या स्पेशली लाइक एक डिस्ट्रिक्ट है एडिसन न्यू जर्सी, जहाँ पे न्यू जर्सी में आपको आपके दर्शकों को मालूम होगा देयर इज़ अ ह्यूज साउथ एशियन पॉपुलेशन। वो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में वो पूरा राइट विंग रिपब्लिकन था और अभी जो इलेक्शंस हैं इट्स गॉन बैक टू डेमोक्रेट। तो एक बात ये भी देखने को मिल रही है, जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट हमने पिछले 9-10 महीनों में सुना है, एंटी इंडिया हेट या तो H1B को लेकर या फिर ओवर्ट रेसिज्म या हमारी फूड हैबिट्स, ईटिंग प्रैक्टिसेस, हाइजीन कोट अनकोट को लेकर जो भी आप समझ लें, उसका ये पुशबैक एक रहा है। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम टू थिंक अबाउट डेमोक्रेटिक पॉलिसीज और ज़ोहरान ममदानी का असेंट एज अ डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट विद इन द लार्जर पार्टी। एक सवाल इस बात को लेकर भी है कि जैसे ममदानी तो को तो पूरे शहर ने ही चुना, जिसमें मतलब मैंने देखा कि कई सारे यहूदी भी शामिल थे जो जी। जो उनके समर्थन में थे। जैसे आपने कहा कि ट्रम्प के वोटर्स भी उसको उनको वोट दे रहे थे, पर एक साथ में एक दक्षिण एशियाई अलग अलग समुदाय भी हैं वहाँ पे जो खासे सक्रिय रहते हैं। पीछे हमने देखा था कि वहाँ पे एक ये बताने के लिए कि हम भारत के हिंदू हैं, तो उन्होंने हमने एक बुलडोजर लेकर भी वहाँ घूम रहे थे, वो घूमते दिखलाई पड़े थे न्यू जर्सी में, जी। यूनिवर्सिटी में। तो ये जो एक पूरा जिसको हम शायद भारत में भी देखते हैं और आप भी शायद देखती होंगी। तो मेरे ख्याल से सबसे जो एक महत्वपूर्ण चीज़ उन्होंने ये की कि जो एक उसको डाइवर्सिफाइड लोगों के सबके समर्थन उनको मिला और उसमें जो है जोरान के साथ ये हुआ कि वो जो उनमें जो राइट विंग जो टेंडेंसी वाले जो लोग थे या तो वो वो उनके खिलाफ ही रहे। मतलब हम भारत में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के लोग तो उनके खिलाफ थे ही, कांग्रेस के कुछ लोगों ने भी उनके बारे में कहा कि ये तो पाकिस्तान का पीआर कर रहा है, या ये लड़का 34 साल के हैं हालांकि वो। तो ये जो पूरी जो एक टेंडेंसी है जो कि खास तौर पे अय्याशी का मैं आपसे इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि आप उसके बारे में शायद ध्यान से देखती हैं, सजग हैं, जागरूक हैं, उसके बारे में बात करती। तो ये तो एक हमारा एक सामंती एक फ्यूडल जो हैंगओवर है ये, और धर्म को लेकर भी इस तरह की बात हम दिखाते हैं। हम ऐसे थे तो पता नहीं जिस तरह भी थे, एक फ्यूडल तो जाहिर तौर पे हम सब लोग रहे हैं, पर एक जो एक मिलिटेंट मस्कुलैरिटी परफॉर्मेटिव एक पॉलिटिक्स का हिस्सा जब बन जाती है, उसके उसके उसमें आप कैसे देखते हैं कि वहाँ के जो चाहे पाकिस्तान के लोग हैं, चाहे वो भारत के लोग हैं, या बांग्लादेश, या अ, दक्षिण भारत, नेपाल। श्रीलंका, नेपाल के लोग हैं, ये जो लोग जो खास तौर पर बहुत जो कि चाहे वो टैक्सी ड्राइवर्स हैं या छोटी दुकानें हैं उनकी, या मजदूरों के काम करते हैं, तो वो लोग उनके बीच में, और ये जो जो लोग हैं जो इस तरह का एजेंडा सेटिंग करते हुए दिखलाई पड़ते हैं, जाहिर तौर पे ये वो लोग भी हैं जो डोनाल्ड ट्रंप और हाउडी मोदी में शामिल हुए थे, जो साफ तौर पे वो बमदानी को लेकर असहज हैं, कंफर्टेबल जी, हैं। जी। तो उनके बीच का जो ये पूरा जो एक समीकरण है वो अब क्या बदलता हुआ दिखलाई पड़ रहा है, या जी। और भी ज़्यादा वो मुश्किल या पेचीदा हो जाएगा, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा?
जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है निधि जी, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि जो इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के जो पॉलिटिशियंस हैं, भले ही उनका कुछ भी कनेक्शन हो इंडिया से, जैसे तुलसी गैब्बर्ट तो इंडियन भी नहीं है, वो सिर्फ हिंदू हैं, तो उनको एक मीडिया इकोसिस्टम जो भारत में है, वो काफ़ी सपोर्ट करता है अगर उनकी पॉलिसीज़ मेन स्ट्रीम मीडिया टॉकिंग पॉइंट से अलाइन करती हैं तो। अगर नहीं करती हैं तो उनको साइडलाइन किया जाता है। जैसे कि ज़हरान ममदानी मतलब काफ़ी सेलिब्रिटी फिगर है विदाउट इवन बिकमिंग मेयर, क्योंकि उनके प्रोजेनी मीरा नायर जो फेमस फ़िल्म मेकर हैं, उनके फादर महमूद ममदानी, तो वो ऑलरेडी मतलब भारतीय मूल के सेलिब्रिटी हैं। जब उनका 2019 में एक वीडियो आया था नानी, व्हेन ही वाज़ अ रैपर एट दैट टाइम, म्यूज़िशियन रहे थे वो तब, तो वो काफ़ी पॉपुलर था इंडिया में। आप अगर अभी भी देखेंगे उसके मेंशन्स 2019 से, इतना उसको कवरेज मिला, इंडियन मीडिया वाज़ सो हैप्पी कि भाई हमारा देखिए मीरा नायर के बेटे कितना अच्छा गाना गा रहे हैं। उसमें मधु जाफ़री भी थी वीडियो में, और इंडियन कल्चर और रोटी के बारे में बात की है। उनका नाम था मिस्टर कार्डमम। तो इट वाज़ ऑल वेरी देसी। तो मतलब ये सारी बातें भारतीय मीडिया को काफ़ी पसंद आई और उन्होंने काफ़ी उसका उजागर भी किया। मगर जब ज़हरान ममदानी ने अपना प्राइमरी कैंपेन लड़ा, एज़ अ डीएसए मेंबर, एज़ अ डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट, अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी को फोरग्राउंड करते हुए जब उन्होंने कैंपेन लड़ा, तो आप देखेंगे उनका कहीं मेंशन नहीं था। कई महीनों तक उनका कोई मेंशन नहीं था। बल्कि साइकर चक्रवर्ती जो सैन फ्रांसिस्को से नैन्सी पेलोसी के अगेंस्ट लड़ने वाले थे, अब नैन्सी पेलोसी तो रिटायर होने वाली हैं, तो क्या होगा उस रेस का मालूम नहीं। मगर उनको ज़्यादा तवज्जो मिली, उनको ज़्यादा कवरेज मिला बतौर ज़हरान ममदानी जो प्राइमरी रेस लड़ रहे थे। तो ये तो इंडियन मीडिया का, मेन स्ट्रीम मीडिया का, आई थिंक आपकी व्यूअर्स भी समझते हैं। वो देखते हैं टीवी चैनल्स पे कि क्या उनका रुझाव है, किस तरह से वो प्रेज़ेंट करते हैं कैंडिडेट्स को। और रही बात ज़हरान ममदानी का कोलिशन, देखिए यहाँ पर न्यूयॉर्क में सिर्फ इंडियन अमेरिकन आइडेंटिटी बना के रखना आसान नहीं है, पहली बात तो। और ना ही न्यूयॉर्क सिटी कैलिफोर्निया है। कैलिफोर्निया बे एरिया हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ साउथ एशियंस इन द कंट्री। जो अपने भारतीय मूल के लोग जब उन्होंने माइग्रेट किया यूएस में, सबसे ज़्यादा वो बे एरिया में रहे, क्योंकि सिलिकॉन वैली वहाँ पर है और टेक में प्रोफेशनल्स काम करते हैं, तो वहाँ पर उनका काफ़ी बोलबाला है, दबदबा है, और वहाँ पे पावरफुल लॉबियिस्ट्स रहे हैं। तभी हमने देखा कि कैलिफोर्निया में जो कास्ट प्रोटेक्शन बिल था, वो एंड मोमेंट पे वीटो हो गया, क्योंकि वहाँ पर जो लॉबियिस्ट्स थे, पावरफुल लॉबियिस्ट इंडियन अमेरिकन कम्युनिटीज़ के, उन्होंने गैविन न्यूसम गवर्नर को ये बोला कि आप अगर इस बिल को जाने देंगे 2023 में, कास्ट के लिए जो बिल था, तो हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। और गैविन न्यूसम उनके पावर को मानते हुए उन्होंने बिल को वीटो कर दिया। वो पावर उस लॉबी में न्यूयॉर्क सिटी में नहीं है। न्यूयॉर्क सिटी इज़ अ मल्टीकल्चरल डाइवर्स सिटी। यहाँ पे पाकिस्तानी अमेरिकन्स के पास भी पावर है, बांग्लादेशी अमेरिकन्स के पास भी पावर है, और नेपालीज़ अमेरिकन्स के पास भी लॉबियिस्ट्स पावर है। इनफैक्ट अगर हम देखेंगे, 450,000 साउथ एशियंस फॉर्म द पॉपुलेशन ऑफ न्यूयॉर्क सिटी, 5%। उसमें से सबसे ज़्यादा बढ़ती हुई पॉपुलेशन बांग्लादेशी न्यूयॉर्कर्स की है। तो उनका पॉलिटिकल पावर काफ़ी असर्टिव है। तो पहली बात तो ये है। सेकेंडली, ज़हरान ममदानी की पॉलिटिक्स, ज़हरान ममदानी का जो उनका पूरा आउटलुक रहा है शुरू से, वो मल्टीनेशनल साउथ एशियन ही रहा है। वो उनकी इंडियन आइडेंटिटी, उन्होंने बिल्कुल उसके बारे में बात की है, बट ही ऑल्सो प्रेजेंट्स हिमसेल्फ एज अ साउथ एशियन पॉलिटिशियन। क्योंकि ये जो उनका प्राइमरी विन था, आप उस टाइम पे हम बात करते थे, मैं आपको बताती कि कितना इम्प्रॉबेबल था कि एक कैंडिडेट जिसको 1% पे वो पोल कर रहे थे, लिटरली 1%, वो फिर उन्होंने एंड्रू कोमो को डिफीट किया 13 पॉइंट्स से, जो कि अनथिंकेबल था। वो इतना अनथिंकेबल था कि ज़हरान ममदानी की खुद की टीम एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि वो 9 बजे पोल खत्म होने के बाद 10 बजे तक उनको विनर डिक्लेयर किया जाएगा। उनके पास स्पीच प्रिपेयर्ड नहीं थी, क्योंकि उनको लगा था कई दिन लगेंगे विक्ट्री आने में। तो मतलब इतनी तेज़ी से उनका जो असेंट हुआ है, दैट वाज़ सरप्राइजिंग टू एवरीवन। एंड दैट हैपेंड because of Pakistani Americans, Pakistani New Yorkers, Bangladeshi New Yorkers, Nepalese, and at that time, unfortunately, only Sikh New Yorkers among Indian nationals were supporting him.
ये उसके बाद प्राइमरी के बाद जब यहाँ पे हिंदू ग्रुप जो हैं जो कि मोस्टली आर एक्टिव इन न्यू जर्सी बाय द वे, वो न्यूयॉर्क सिटी प्रॉपर में इतने एक्टिव नहीं रहे, उनको फिर उनको थोड़ा सा होश आया है कि क्या हो रहा है, तो उन्होंने उनको अपोज करने की कोशिश की। और जून प्राइमरी हमारी जून 24 को थी जो हमारी प्राइमरी इलेक्शन रहे हैं, जून 11 को उन्होंने एक बैनर डिस्प्ले किया हडसन रिवर के ऊपर जिस पर लिखा था रिजेक्ट ममदानी सेव एनवाईसी फ्रॉम ग्लोबल इंतिफादा। तो उन्होंने उनके प्रो पैलेस्टीनियन स्टैंड्स को अटैक करके, उनकी मुस्लिम आइडेंटिटी को अटैक करके और अपने अपना सपोर्ट दिखाया एंड्रू कोमो के प्रति। और द ग्रुप हु सपोर्टेड दिस, उन्होंने अपने आप को बोला इंडियन अमेरिकन फॉर कोमो। और पिछले मतलब प्राइमरी के 2-3 हफ्ते पहले फिर उन्होंने मोबिलाइज करना चालू किया, फिर उन्होंने अटैक करना चालू किया ज़ोरान ममदानी को, फिर कुओमो कैंपेन ऑल्सो कैप्चर्ड एंड कैपिटलाइज दैट मोमेंटम। और उन्होंने सोचा क्यों ना हम इन हिंदू न्यूयॉर्कर्स, जो कि सारे नहीं पर कुछ हिंदू न्यूयॉर्कर्स जो उनको अपोज कर रहे हैं, क्यों ना हम उनके साथ जुड़कर अपना कोलिशन बिल्ड करने की कोशिश करें। पर ज़ोरान ममदानी प्राइमरी जीत गए। उसके बाद एंड्रू कोमो, एरिक एडम्स जो उनके ऑपोजिशन में खड़े थे, उन्होंने भी हिंदू न्यूयॉर्कर्स के साथ काफ़ी कोलिशन बिल्डिंग करने की कोशिश की। मगर जो इम्पोर्टेंट चीज़ रही ज़ोरान ममदानी के दैट वर्कड इन हिज फेवर वाज अ ग्रुप कॉल्ड हिंदूज फॉर ज़ोहरान। अब जो हिंदू कम्युनिटी है, हिंदूज फॉर ज़ोहरान, यहाँ पर सिर्फ दे डिडंट वांट टू शो कि एक ही तरह की माइंडसेट या आइडियोलॉजी रखते हैं। अगर आप हिंदू आइडेंटिटी को बिलोंग करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी एक ही तरह की सोच हो। तो हिंदूज फॉर ज़ोहरान वाज फाउंडेड बाय सेवरल लाइक माइंडेड न्यूयॉर्कर्स। उनमें से एक ग्रुप जो कुछ लोग उनके शामिल रहे हैं वो हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स, जिन्होंने कॉन्स्टेंटली कास्ट को लेकर आवाज़ उठाई है, जिन्होंने कॉन्स्टेंटली फंडामेंटलिज्म को लेकर आवाज़ उठाई है। तो उन कुछ मेंबर्स ने हिंदूज को ज़ोहरान ग्रुप बनाया और उन्होंने काफ़ी मोबिलाइजेशन किया, काफ़ी सपोर्ट जनरेट किया ज़ोहरान ममदानी के कैंपेन के लिए, जिसने इफ़ेक्टिवली जो पूरा ऑपोजिशन खड़ा हो रहा था कि भाई उनकी खुद ही कम्युनिटी उनको पसंद नहीं करती है तो हम कैसे पसंद करेंगे, वो ऑपोजिशन डिफ्यूज़ हुआ। और ये ही नहीं, सिर्फ हिंदूज फॉर ज़ोहरान इंस्ट्रूमेंटल रहा क्योंकि उन्होंने ज़ोहरान ममदानी के लिए टेम्पल विजिट्स ऑर्गेनाइज किए। उससे पहले ज़ोहरान ममदानी ने गुरुद्वारों में काफ़ी विजिट्स किए थे, जहाँ पे सिख गुरुद्वारास हैं यहाँ पे न्यूयॉर्क में काफ़ी सारे। ऑब्वियसली मॉस्क्स में तो वो गए थे, पर जो उनकी हिंदू आइडेंटिटी थी, डिस्पाइट कि वो को स्पॉन्सर रह चुके हैं दिवाली को पब्लिक स्कूल हॉलिडे बनाने के लिए, जो बिल आया था वो ज़ोहरान ममदानी ने को स्पॉन्सर किया था। पर उनकी हिंदू आइडेंटिटी को अटैक किया गया, उनको हिंदू फोबिक बोला गया, और उन्होंने जो कमेंट्स दिए प्राइम मिनिस्टर मोदी के अगेंस्ट, उनको अटैक किया गया। काफ़ी हिंदू ग्रुप्स ने एक लेटर लिखा मिलके इंडियन एम्बेसी को और मीरा नायर उनकी मदर को कि आप अपने बेटे को समझाएं। ये प्राइमरी के पहले वेरी इंडियन थिंग टू डू कि आप उनको तो डायरेक्टली एड्रेस नहीं किया, हाँ, उनकी वो तो मदर को बच्चा है, उसको एड्रेस कर रहे हैं वो वो। बच्चा जो भाग गया है अपनी जगह। जी बिल्कुल। बिल्कुल। तो पर उन्होंने हिंदू टेम्पल्स में जो उन्होंने विजिट ऑर्केस्ट्रेट किए, ज़ोरान ममदानी ने लगभग 7-8 टेम्पल्स विजिट किए और वहाँ पे उन्होंने रिपोर्टर्स से बात की, वहाँ पे उन्होंने जो डिवोटीज आए थे उनसे बात की, जो पंडित रहे हैं उनसे बात की। एक टेम्पल ऐसा था जिसमें मैं भी वहाँ पे थी, ओजोन पार्क में, दैट इज़ अ टेम्पल ओन्ड बाय, मोस्टली नॉट ओन्ड बाय बट सर्व्स मोस्टली इंडो कैरिबियन जो हिंदूज हैं, क्योंकि यहाँ पे इंडो कैरिबियन हिंदूज भी हैं, इंडो कैरिबियन दलित्स भी रहते हैं। तो उनके जो टेम्पल था वहाँ पे वो गए और वहाँ पे उनसे मोदी जी के बारे में पूछा गया। तो उन्होंने काफ़ी, जो उनका जवाब था, आप मैं एनकरेज करूँगी आपके व्यूअर्स को कि आप वो वीडियो ढूंढें, मेरे प्रोफाइल पे है, मैंने वो वीडियो लिया था, इट वेंट वायरल, जहाँ पे उन्होंने काफ़ी सहज तरीके से बोला कि ठीक है, आपके जो न्यूयॉर्क बड़ा शहर है, इसमें कई तरह के लोग हैं, कई तरह के उनके पर्सपेक्टिव्स हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे से हर बात में अग्री हों। आप नहीं भी एग्री करेंगे तब भी जब भी मैं मेयर बनूँगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि मैं आपको प्रोटेक्ट करूँ। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो दूसरे देश में हो रहा है, जैसे कि उन्होंने इज़राइल पैलेस्टाइन के बारे में बात की थी कि मैं न्यूयॉर्क का मेयर हूँ, मैं न्यूयॉर्क में फ़ोकस करूँगा। तो वही बात उन्होंने उस टाइम बोली कि मैं दूसरे देश, मीनिंग इंडिया में जो हो रहा है, उसके बारे में कंसर्न नहीं हूँ, आई एम कंसर्न्ड अबाउट न्यूयॉर्कर्स। And my critique has been of
Mr. Modi and the BJP political party for their vision of an India that only has room for certain kinds of Indians. And it's part of a belief that pluralism is something to be celebrated, something to be strived for. And I also know that I'm running to be the mayor of New York City. 8.5 million people, many of whom may feel differently than me about Mr. Modi. And that's their right. And I will look to represent them all the same. Because my responsibility is to them as New Yorkers, to ensure that they are safe, to ensure that they can afford this city, and to ensure that they are not just protected, but are celebrated in that same city. Honest in my thoughts, and also that I'm not looking to live in a city just with those who agree with me. And I'm not looking to lead a city just for those who agree with me either. And I think it's important that we have a city where everyone can state clearly what they believe and know that no matter that belief, they will still have the protections of the First Amendment and they will still have a mayor who looks to lead them all the same. Thank you. तो इस तरह से उन्होंने वो डिफ्यूज किया पूरा जो उनका हेट कैंपेन बना था एंड्रू कोमर ने जो उनके ऊपर जो उनके अटैक्स थे कॉलिंग हिम एंटी हिंदू कॉलिंग हिम हिंदू फोबिक उस पे कैपिटलाइज करने की कोशिश की वो भी न्यूट्रलाइज हुए तो इस तरह से काफ़ी मतलब इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर दैट हैज इमर्ज्ड अभी तक डायस्पोरा का हिंदू डायस्पोरा का एक ही पर्सपेक्टिव रहा है कि वो एक तरह से सोचते हैं वो जैसे कि आपने बोला कि काफ़ी मोदी सपोर्टर्स हैं बीजेपी सपोर्टर्स हैं पर हिंदूज फॉर ज़हरान जो ग्रुप निकला है उन्होंने ये प्रूव कर दिया है कि यहाँ पर और भी हिंदू रहते हैं सिर्फ भारतीय मूल के ही नहीं इंडो कैरिबियन मूल के हिंदू बांग्लादेशी हिंदू नेपालीज हिंदू जो अलग तरह की सोच रखते हैं और इक्वली पावरफुल लॉबी पॉलिटिकल ग्रुप है न्यूयॉर्क में मैं आपसे कहूँ कि एक लिस्ट अगर हम इस लिस्ट एक छोटी सी लिस्ट बना सकें बात करते करते हैं कि उनको क्या क्या कहा गया जैसे कि फिलिस्तीनी कहा गया फिर कहा गया कि आप यहूदियों के खिलाफ हैं फिर एंटी सेमेटिक हिंदूफोबिक एंटी हिंदू जिहादिस्ट बोला गया उनको टेररिस्ट बोला गया उनको इंतफादा के बारे में बात कर रहे हैं तो और क्या क्या ऐसा उनके बारे में जो उन्हें बुरा भला जो कहा गया और क्या रहा इसके अलावा देखिए सबसे बड़े अटैक्स जो उनके अगेंस्ट हुए तो जैसे कि मैंने अपने आर्टिकल में लिखा है कि कैंपेन बहुत ही इट वाज इन्फ्यूज्ड विद जॉय क्योंकि उनका कैंपेन ऐसा उन्होंने कैंपेन वो तो जोरान का कैंपेन था जो वो तो उसका जवाब में फिर जिस तरह से वो आया कि मतलब जहाँ प्यार की बात थी जहाँ पे सबको शामिल करने की बात थी और जब उनको निशाने पर लिया गया जो ट्रंप से लेकर जो स्थानीय जो हिंदू जिनकी आप बात कर रहे हैं कि जो कट्टरपंथी हिंदू जिस तरह से उनको निशाने पे ले रहे थे से लेकर जो यहूदी ले रहे थे फिर जो बिजनेस के लोग कॉरपोरेट्स ले रहे थे फिर उसके बाद डेमोक्रेट्स बहुत सारे चुप थे कुछ लोग बोल रहे थे बट बहुत सारे लोग चुप थे रिपब्लिकन्स उनको निशाने पे दे रहे थे तो मेरे ख्याल से ये तो एकदम जिसको कहना चाहिए कि एक आदमी और उसके साथ एक शहर पर जो पूरा जो एक स्ट्रक्चरल पॉलिटिक्स में जो लोग जुड़े हुए होते हैं लगभग बहुत सारे लोग उसमें से उनके खिलाफ उस तरह से थे तो उस सब के बीच में फिर अगर हम अब ये बात करें कि व्हाट वर्क फॉर हिम की उनके लिए काम किन चीज़ों ने किया जिसके तहत वो इतने सारे लोगों का वोट मतलब उस दिन 69 के बाद मुझे बताया गया कि पहली बार इतने लोग वोट देने आए न्यूयॉर्क में तो वो ऐसा चीज़ क्या थी जो कि इतने सारे ज्ञानी लोग हैं अमेरिका में तो बहुत सर्वे हर हफ्ते सर्वे होता है इतना सारा साइंस है पूरी डेमोक्रेसी बहुत सारी जगहों पे वो लोग मैनेज करते हैं बहुत सारे देशों में फैलाने की बात करते हैं और उसके बाद भी वो सारे जो लोग हैं वो समझ नहीं पाए जो जोरान ने समझ दिया और कर दिखाया वो चीज़ें क्या थी जी आपने बिल्कुल सही पकड़ा है कि ऐसे मतलब किस आइडेंटिटी को उनको अटैक नहीं किया गया वो देखने की बात है डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट उनको बोला गया जो कि वो हैं उन्होंने अपोलोजाइज नहीं किया यहूदी जैसे जूइश लोग हैं एंटी सेमेटिक उनको बोला गया क्योंकि उन्होंने पैलेस्टाइन को सपोर्ट किया एंटी हिंदू और हिंदू फोबिक तो बोला ही गया जिहादी बोला गया उनको उनके अगेंस्ट रेसिज्म बोला उजागर हुआ जब उन्होंने उनका वीडियो पॉपुलर हुआ कि वो हाथ से खाना खा रहे थे जो कि एक बहुत ही देसी क्वालिटी है उसके ऊपर भी रिपब्लिकन्स ने उनको अटैक किया कि हमारा कल्चर नहीं है
कौन हाथ से खाना खाता है, जबकि यहाँ पे बर्गर पिज्ज़ा सिर्फ फोर्क एंड टाइप से तो खाए नहीं जाते हैं, हाथ से ही खाए जाते हैं। तो इस सब को देखते हुए देयर वाज़ indeed a lot of opposition against him. उनका इतना मतलब it was so intense by the end, especially आपको याद होगा जब चार्ली कर्क जो राइट विंग कमेंटेटर थे, जब उनका he was shot in Utah, तो उसके बाद काफ़ी कंसर्न था कि क्या पॉलिटिकल वायलेंस न्यूयॉर्क की इतनी कंटेंशियस रेस है हमारी, उसमें भी बढ़ सकता है या नहीं। एंड इंडीड ममदानी को सिक्योरिटी डिटेल हायर करना पड़ा। आप उनकी कोई भी फोटो देखें तो एक मस्कुलर उनके पीछे सिक्योरिटी डिटेल खड़ी रहती है, और स्पेशली आफ्टर द प्राइमरी काफ़ी उनको सिक्योरिटी एम्प अप करना पड़ा। उनके पेरेंट्स, उनके लव्ड वंस काफ़ी कंसर्न भी रहे थे। उन्होंने कई बार बात की, उन क्या इस्लामोफोबिक डेथ थ्रेट्स मिली उनको। उनको टेक्सास से एक इंडिविजुअल ने बोला कि मैं आपको गाड़ी उड़ा दूंगा, तो उन्होंने मजाक में बोला कि मैं तो गाड़ी में चलता ही नहीं हूँ, तो सबवे में जाता है, बाइक पे जाता हूँ। तो इट वाज देयर वर मेनी डायमेंशंस टू दिस। एट द सेम टाइम एक मेरे लिए इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उनसे MSNBC में पूछा गया 50 सेंट जो एक रैपर है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्कर है, वो काफ़ी अपोज कर रहे थे ममदानी को कि वो कैपिटलिस्ट हैं, तो कह रहे थे कि ममदानी विल रूइन द सिटी। तो उनसे पूछा गया ममदानी से कि आप क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं बस एक चीज़ कहना चाहूँगा, जब भी मुझे डेथ थ्रेट मिलती है मैं 50 सेंट्स का सॉन्ग मैनी मैन सुनता हूँ, क्योंकि 50 सेंट को भी ही हैज़ फेस्ड वायलेंस, ही वाज शॉट मल्टीपल टाइम्स। तो मतलब उनका कैंपेन काफ़ी मज़ेदार भी रहा, इंटरेस्टिंग भी रहा फॉलो करने के लिए। एंड डिस्पाइट द फैक्ट कि इतना ऑपोजिशन उन्होंने कैसे विथस्टैंड किया, लोगों का ये कहना है और मानना है कि ये ऑपोजिशन ही उनके समहाउ काम भी आया, क्योंकि डेमोक्रेटिक एस्टैब्लिशमेंट, जैसे कि आपने बोला, सर्वेस करते हैं, दे आर वेरी इंटेंट ऑन फाइंडिंग आउट क्या हो रहा है। बट कंसल्टेंट क्लास जो है, जो मैकिन्जी वाले लोग हैं, जो JP मॉर्गन वाले लोग हैं, जो आके सर्वेस करना चाहते हैं, वो कंसल्टेंट क्लास ही है। वो ये नहीं पेंट करते हैं पिक्चर की न्यूयॉर्क में क्या हो रहा है। They paint a picture that serves कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट्स, उनकी कंपनीज के इंटरेस्ट्स और बिलियनियर्स के इंटरेस्ट्स वो प्रोटेक्ट करते हैं। पर वो ये मतलब तभी एक क्रिटिसिज्म रहा था डेमोक्रेट्स के अगेंस्ट 2024 में कि उन्होंने कंसल्टेंट क्लास को ज़्यादा ध्यान में दिया, उनकी बातें सुनी, भले ही कि ये सोचें कि हमारे लोग क्या कह रहे हैं। द पीपल वर रियली कंसर्न अबाउट इन्फ्लेशन, और जबकि कमला हैरिस का कैंपेन बोला था कि कहाँ है इन्फ्लेशन, देखो इकोनॉमी कितनी बड़ी है, तो लोगों ने वो पुश बैक किया। तो कंसल्टेंट क्लास का तो एक ये बोलने मेरा मानना है, और एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि वो रियल न्यूयॉर्क दे मिस्ड आउट ऑन इट। इनफैक्ट ज़ोहरान ममदानी की एक देर इज़ वन ऑफ हिज कैंपेन मैनेजर, ज़ारा रहीम नाम है उनका, और उनके साथ एक कॉन्वर्सेशन हाईलाइट हुआ है उनकी विन के बाद, कि जब उनकी प्राइमरी विन हुई, और इनफैक्ट इवन बिफोर ही कंसीव्ड हिज कैंपेन 2024 अर्ली, ज़ारा रहीम और ममदानी मिले और उन्होंने कहा कि हम कैसे विन कर सकते हैं। तो ज़ारा रहीम ने कहा, फोकस ऑन व्हाट न्यूयॉर्क इज रियली लाइक इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन व्हाट द कंसल्टेंट्स आर टेलिंग यू। तो कि आप उस चीज़ पे फोकस करें कि न्यूयॉर्क शहर कैसा है। उसमें साउथ एशियंस भी रहते हैं, उसमें इमिग्रेंट्स भी रहते हैं, लोगों के पास मारा मारी है अभी, रेंट्स आर रियली टू हाई इन दिस सिटी, इन्फ्लेशन इतना हाई है, और कंसल्टेंट क्लास कह रहा है कि नहीं, हमारे बिलियनियर्स तो बहुत पैसे बना रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये गैप जो है, ये न्यूयॉर्क में देखने को मिलता है, US में हर जगह देखने को मिलता है। सो इट्स नॉट दैट कि अगर उन्होंने कह दिया तो इट्स लॉ की सही ही है। तो वही बात ज़ोहरान ममदानी ने पकड़ी और उसके ऊपर अपना कैंपेन रन किया। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि जब भी उनके ऊपर क्रिटिसिज्म आया, उन्होंने हर बात वो पिवट अफोर्डेबिलिटी के ऊपर किया। जैसे कि उनको बोला कि आप हिंदू फोबिक हैं और आप एंटी हिंदू हैं, तो उन्होंने वो स्टेटमेंट दिया और फिर उन्होंने बोला, बट आई एम ऑलवेज फोकस्ड ऑन अफोर्डेबिलिटी। तो उनका वो जो मैसेजिंग था वो इतना शार्प था और इतना क्लियर था। आई थिंक ये क्रेडिट जाता है उनकी टीम को, जो कि उनकी स्ट्रेटजिस्ट थे अराउंड हिम। मोस्ट ऑफ देम आर एक्सट्रीमली यंग, मोस्ट ऑफ देम आर इन देयर 30s, और उन्होंने जिस तरह से
मैसेजिंग कैप्चर की। सोशल मीडिया के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि उन्होंने कैसे अपने वीडियोस यूज़ किए टू रीच आउट टू वोटर्स डायरेक्टली, क्योंकि मेन स्ट्रीम एस्टैब्लिशमेंट्स के जहाँ जो न्यूज़पेपर्स हैं बड़े-बड़े, न्यूयॉर्क टाइम्स कह लें, वॉल स्ट्रीट जर्नल कह लें, ब्लूमबर्ग कह लें, तो उन्होंने सब ममदानी को अपोज़ ही किया था। न्यूयॉर्क टाइम्स तो ने तो इनफैक्ट सारा एंडोर्समेंट भी स्केप्टिसिज्म के साथ में, और जिस दिन वो जीते तो उस दिन मैंने देखा सारी जगह खबरें ये थी कि अब उनकी चुनौती देखो, चुनौती से कैसे निपटेगा, यहाँ तो आ गया पर आगे कैसे करेगा। तो ये जो एक और आप नेगेटिव सा रवैया और एक तरह से डिसमिसिव होना जो है उनको लेकर, और ये जो बात आपने कही है बहुत दिलचस्प है कि ये जो जो जिसको मेरे और आप में शायद ये फर्क हो कि मैं एक डिजिटल कन्वर्ट हूँ और आप एक डिजिटल नेटिव हैं, तो वो उन दोनों में जैसे मतलब उनकी सारी जो टीम, जैसा आप बता रहे हैं कि बहुत सारे उसमें लोग जो थे वो डिजिटल नेटिव्स ने ये कैंपेन बनाया, उन्होंने उसको ओन भी किया। तो मैं वही सोचता था कि ये इतने अच्छे सेंटेंसेस कैसे हम लोग ये बोल लेते हैं कि टर्न द वॉल्यूम अप, या जैसे उन्होंने कुओमो के बारे में बात की That's a lyrics. It's a song lyrics. हाँ, Turn the volume up is a very popular rap song in New York. तो ये दिखाता है कि वो कितने मतलब ज़हीनी तौर पे न्यूयॉर्क से जुड़े हुए हैं कि the culture is in his veins. तो ये जो, हाँ, पर उसकी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, रिस्पॉन्सिव होना है, वो सेंटेंसेस लेके आ पाना है, ये सारी चीजें दिखाती है कि वो जो होता है ना कि आप ऑन द बॉल अपना अपना अपने गेम में हैं, विच इज सो। Absolutely. मुझे जो एक और बात आपसे समझनी थी, पूछनी, क्योंकि आप हिंदुस्तान में भी रही हैं और फिर यहाँ से एक लंबी आपका सफ़र ज़्यादा दिलचस्प भी रहा है, बाकी किसी और उसको हम देखेंगे तो अ, भारत के लिए इसका क्या मतलब, जब भारत की राजनीति आप देखती हैं जो कि इस वक्त के अमेरिका से बहुत अलग नहीं है, कि यहाँ भी जो जो बहुसंख्य लोग हैं, जो लोग और सुप्रीमेसिस्ट हैं, यहाँ के हिसाब से वो लोग खुद को खतरे में कह रहे हैं कि हम खतरे में हैं, और जो है वो जो भी, चाहे वो जाति का मामला हो या संप्रदाय का मामला हो, वो एक हम एक जी। बहुत ज़्यादा अदरिंग वाले एक माहौल में रह रहे हैं। हमारे यहाँ भी हम देख सकते हैं कि किस तरह से चाहे वो किसान हैं या स्टूडेंट्स हैं या मुस्लिम्स हैं, उसके खिलाफ जिसको अगर हम जनतंत्र को बांटे कि एक तरफ जनता है और तंत्र है, तो कैसे तंत्र जो है जनता को दरअसल दबाने की या मारने की या धक्का देने की कोशिश कर रहा है, जो कि इस समय के अमेरिका में भी देखा जा सकता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो सिमिलैरिटीज को अगर आप देखेंगी तो उसको आप कैसे या आप आपस में बात करते होंगे जिन लोगों के बीच में उठना बैठना है, कि तो ये हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स को लेकर हम लोग कितने अलग हैं और कितने एक जैसे हैं इस समय अमेरिका के साथ। जी, दीदी जी, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका, क्योंकि मैं तो आपके दर्शकों को बताना चाहूँगी कि मैं भी इमिग्रेंट हूँ। यहाँ पर वीज़ा पर हूँ, तो जो भी मैं बोलूँगी वो काफ़ी सोच समझ कर बोलना जी पड़ेगा, जी, आपके दर्शक समझ ही आराम चुके से, होंगे। हाँ जी। बट ये मेरा ज़रूर कहना है कि इंडिया जो है, जो ट्रैजेक्टरी हमने देखी है पिछले 10-12 साल में, वो इंडिया की ट्रैजेक्टरी हैज़ गॉन इन वन वे। वो उन कोई उतार-चढ़ाव हमें देखने को नहीं मिले हैं। वो एक ही तरफ से इट हैज़ मूव्ड इन वन डायरेक्शन, जैसे कि आपने सुप्रीमेसिस्ट डायरेक्शन बोला, या मतलब फंडामेंटलिस्ट की तरह, फंडामेंटलिज़्म की तरफ हमने जो बढ़ाव देखा है इंडिया में, वो खत्म नहीं हुआ। वो शुरू मतलब आगे ही बढ़ता रहा है। इन द यूएस देयर वाज़ ऑब्वियसली 2016 में ट्रम्प का इलेक्शन हुआ, फिर उसके बाद 2020 में देयर वाज़ आल्सो अ वेरी हाइटेंड मूवमेंट ऑफ ब्लैक लाइव्स मैटर, ऑफ ब्लैक लाइव्स मैटर, ऑफ रेकनिंग विद सिविल राइट्स, कि यहाँ पर जो अंडरस्टैंडिंग रही कि हमारी हिस्ट्री क्या रही है अमेरिका की, वी शुड कन्फ्रंट दैट। और ऑब्वियसली दैट वाज वो रिस्पॉन्स था ट्रम्प फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, क्योंकि यहाँ पर बहुत देयर इज़ एन अवेयरनेस कि हम अपने राइट्स जानते हैं, हम पॉलिटिकली एंगेज्ड हैं,
हम स्टेक होल्डर्स हैं कंट्री को लेकर, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंट्री में क्या हो रहा है और हमारी गवर्नमेंट हमारे नाम पे क्या कर रही है दूसरे देशों में, ये हम रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं। और एक बात ये भी है कि अमेरिकन्स पे अ लॉट ऑफ मनी इन टैक्सेस, तो उनके जो टैक्स डॉलर्स जहाँ जा रहे हैं वो अमेरिकन्स फील पर्सनली रिस्पॉन्सिबल। तो यहाँ पे पॉलिटिकल एंगेजमेंट है और यहाँ पर फ्रीडम ऑफ प्रेस सैक्रोसैंक्ट है, जो कि अपने देश में थोड़ा सा अलग मामला है वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे द अमेंडमेंट राइट फॉर द फ्रीडम ऑफ प्रेस इज़ रियली, उसको आप टच नहीं कर सकते। तो प्रेस के पास काफ़ी पावर्स हैं, जो कि अपने देश में तो अलग ही मामला है, जो हम देखते आए हैं 10 साल में। तो आई थिंक वो की डिफरेंस रहा है। एंड नाउ इन दिस मोमेंट जो हमारा सेकेंड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है, हमने देखा काफ़ी लोग जिन्होंने बहुत फाइट किया था फर्स्ट 2016 टू 2020 तक, काफ़ी प्रोटेस्ट्स हुए, काफ़ी अवेयरनेस रही, एवरीबडी वाज रियली रियली लाइक कि हम नहीं होने देंगे, ये हमारा कंट्री नहीं है। सेकेंड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन तक काफ़ी लोगों के पास एनर्जी नहीं बची थी फाइट करने के लिए, क्योंकि उन्होंने कर लिया था जो भी उन्हें करना था। ऊपर से जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान हमने देखा जो क्रैक डाउन था प्रो पैलेस्टाइन सपोर्टर्स के अगेंस्ट, तो वो दैट वाज कमिंग फ्रॉम अ लिबरल एडमिनिस्ट्रेशन, दैट वाज कमिंग फ्रॉम अ डेमोक्रेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो उन्होंने जो चेक्स और बैलेंसेस थे कि आप सिटीजन्स के साथ, कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ ऐसे बर्ताव नहीं कर सकते यूएस में, वो उन्होंने उड़ा दिए। और वो चेक्स एंड बैलेंसेस का जो हटना था, वो फिर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन अपने अपने एंड्स के लिए, टू सर्व देयर नीड्स, उन्होंने वो भी यूज़ किया। तो देयर इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स पिक्चर दैट हैज़ इमर्ज्ड इन अमेरिका राइट नाउ, कि मतलब धीरे धीरे चेक्स एंड बैलेंसेस को ख़त्म किया जा रहा है। और बल्कि भारत में तो हमने देखा है वो एक ही झटके में काफ़ी कुछ हो चुका है। तो कंपैरिजन करना आई थिंक बहुत इट्स नॉट सेंसिबल। मैंने काफ़ी नैरेटिव सुने कि भारत के ज़ोहरान ममदानी कौन है, भारत में क्या उसका कौन बन सकता है ऐसा पॉलिटिशियन। तो मेरे हिसाब से भारत में किसी भी प्रदेश में ये कंडीशंस डेवलप होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये कंडीशंस अमेरिका में भी पैरेलल करना ही मुश्किल है, क्योंकि दिस इज हैपेंड इन न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क इज़ अ यूनियन टाउन, यहाँ पर काफ़ी सारे लेबर यूनियंस हैं, यहाँ पे काफ़ी लेफ्ट लीनिंग प्रोग्रेसिव लोग हैं, ब्लू सिटी, ब्लू स्टेट है, हमेशा डेमोक्रेट वोट करता है। तो यहाँ पर डेमोक्रेट सोशलिस्ट का विन करना इन अ डेमोक्रेट सिटी, डेमोक्रेटिक टाउन, बहुत मतलब सरप्राइजिंग है, पर इतना ज़्यादा अस्टॉनिशिंग नहीं है। ये विन रेप्लिकेट करना भारत में, जहाँ पर आप लिबरल तो छोड़ ही दे, काफ़ी पीछे जा चुका है हमारा जो कंट्री है एज फार एज लिबरल थॉट इज कंसर्न, दूसरे डायरेक्शन में है। तो वहाँ से डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट तक का सफ़र मेरे हिसाब से काफ़ी स्टॉप्स के थ्रू जाएगा, वो एकदम तो नहीं हम कर पाएंगे। पहले हमें एक मिडिल सेंट्रिज्म में पहुंचना होगा, तभी हम उस पार जा पाएंगे। पर मैं ये भी बोलना चाहूँगी, जो हमने भारत में देखा है पिछले पिछले 2-3 साल में, जो अपोजिशन बना है, जैसे राहुल गांधी ने अपनी पद यात्रा की, वो देयर इज अ सिमिलैरिटी। ज़ोहरान ममदानी अपनी प्राइमरी विन से पहले फ्राइडे को, ट्यूसडे को इलेक्शन था, फ्राइडे को ही वॉक द लेंथ ऑफ मैनहट्टन एक ही शाम में, और वो उन्होंने 8-10 घंटे में पूरा किया। पूरा चले, वो कई किलोमीटर है वो, इनवुड से लेकर बैटरी पार्क तक उन्होंने पूरा पैदल चला, और पूरे रास्ते में वो लोगों से मिलते गए, वीडियो उनके बने, वो काफ़ी वायरल रहे। लोगों ने बोला कि हम चाहते हैं कि हम आपको वोट करें, और वो उनका बड़ा पुश था वीकेंड पर, इलेक्शन के पहले वाला वीकेंड उन्होंने वो पुश किया। और वो सिमिलैरिटी हमें भारत के पॉलिटिशियंस में भी देखने को मिली है। उन्होंने काफ़ी टैक्टिक्स भी यूज़ की जो हमारे देसी पॉलिटिशियंस, साउथ एशियन पॉलिटिशियंस यूज़ करते हैं। जैसे कि दिवाली पे उन्होंने एक स्टोर, जैक्सन हाइट्स जो साउथ एशियन एरिया है क्वींस में, न्यूयॉर्क सिटी में, वहाँ पर उन्होंने एक स्टोर से लोगों को मिठाइयाँ बांटी। लोग आए और उन्होंने दिवाली पे मिठाई बांटी। सो उन्होंने कबाब किंग, एक दूसरा पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है जैक्सन हाइट्स में ही, वहाँ पे लोगों को खाना सर्व किया, जो लेट नाइट वर्कर्स हैं, जो हेल्थ केयर लेट नाइट शिफ्ट्स करते हैं, या टैक्सी वर्कर्स हैं, उनको खाना सर्व किया। तो ये टचेस जो हैं देखने को मिले, साउथ एशियन टचेस उनके कैंपेन में। जैसे कि उन्होंने बॉलीवुड तो हमको मालूम ही है, उनका विक्ट्री स्पीच में धूम मचा ले उनका बजा था सॉन्ग, या फिर उन्होंने शुरुआती अपना कैंपेन वीडियो जो बनाया था। तुमने किसी को वोट दिया।
तुमने किसी को वोट दिया, एग्जैक्टली जो वीडियो बनाया था उसमें तुमने किसी को वोट दिया, दीवार के स्टिल्स। तो फिल्म तो उनकी खून में ही है, तो उन्होंने काफ़ी उसका भी यूज़ किया है। बट मेरे हिसाब से जो कंपैरिजन अभी भारत में हो रहा है, और वो टेंडेंसी समझ में आती है कि हमारा भारतीय मूल का निवासी है, उनकी मदर ने मॉनसून वेडिंग, मिसिसिपी मसाला, कई सलाम बॉम्ब में क्या फिल्म्स नहीं बनाई हैं। तो वो हम ओनरशिप महसूस करते हैं, पर उनकी पॉलिटिक्स और जो उनका प्लेसमेंट है और जो कॉन्टेक्स्ट न्यूयॉर्क में है, वो अनफॉर्चुनेटली इंडिया से काफ़ी डिफरेंट है, और सेम टू सेम पैरेलल करना मेरे लिए तो मुश्किल रहेगा। नहीं, नहीं, मतलब वो वैसा का वैसा तो बिल्कुल भी नहीं, पर मतलब मुझे जो लगता है वो ये कि जो एलिमेंट्स हैं, जो और टेंडेंसीज़ जी, हैं, वो उसकी चुनौतियाँ, और चाहे वो लोग, और क्योंकि वो चुनौतियाँ डेमोक्रेसी की ही चुनौतियाँ हैं, लोग लोकतंत्र के लिए ही चुनौती है कि एक जो लोग जिनकी संख्या कम है या जो कमज़ोर हैं, उनको दबाया जाएगा या उनको आप हटाएँगे। ये अमेरिका में भी है, यहाँ भी है। अ, हम गांधी के देश हैं, हम जानते हैं कि कैसे लोग इसको आर्टिकुलेट करना, या जहाँ पे एक आदमी एक नमक लेके खड़ा हो जाता है और एक लोग खड़े हो जाते हैं उनके साथ में, या चरखा लेके खड़े हो जाते हैं। तो वो भी एक हमारा इतिहास है जिसको लेकर जहाँ पे सीखने की बातें भी हैं और इस पूरे उससे निपटने की बात भी। तो हाँ, मतलब ये बिल्कुल वैसा का वैसा तो नहीं है, पर बहुत कुछ ऐसा है, और वो चुनौतियाँ भारत में भी हैं, जहाँ पे दिखलाई तो पड़ रहा है कि हम ऐसी कोशिश करते दिखलाई पड़ते हैं, जहाँ पे एक नेता है और लोगों में भी, और ये जो शायद जो है कि भारत में आधे लोग इस समय 30 साल से नीचे हैं। जी, तो ये दरअसल जेन ज़ी, और जिसको मैं बोलता हूँ जो डिजिटल नेटिव्स की अब लड़ाई में बदलने वाला है, और इसलिए वो अपनी पॉलिटिक्स खुद लेकर आ रहे हैं। मतलब अब आप सोचिए कि अगर जोरान के फैमिली से अगर वो लोग गुजरात से बाहर ना निकले होते, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, उनके जो पुराने कज़िन्स होंगे, जो नहीं निकले। वो इस वक़्त, और उनके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ क्या हैं, उनके जी, इमेंसिपेशंस क्या हैं, वो लोग कहाँ पहुँच सकते हैं, उनके पास मौके क्या हैं, उनको राजनीति में किस तरह से देखा जाता है, उनको गुजरात में किस तरह से देखा जाता है। ये सारे जी, सवाल दरअसल ये बताते हैं कि एक 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 इसके ज़रिए हम उन सब पे भी रिफ्लेक्ट हमको करना चाहिए कि जो बड़े-बड़े सफ़र हैं, आप जैसे जहाँ से आती हैं और आप आ गई यहाँ, पर कुछ लोग होंगे जो अभी भी वहीं हैं, बिल्कुल, और बिल्कुल। उसके बीच में जो ये जो तो उसके कारण एक मिसाल बनती जाती है, और हम एक कंपैरेटिव नोट भी बना सकते हैं कि ये इसका एक असर है। पर बहुत-बहुत शुक्रिया यशिका इस बातचीत के लिए। मैं दोबारा भी आपसे आपकी जर्नी के बारे में बात करना चाहूँगा, जो आपकी ये किताब है, थैंक यू और नितीश। उसका जो उसमें जो भी कुछ संघर्ष रहा है, चुनौतियाँ रही हैं, और इन सब के बीच में जो सबसे सुंदर बात जो होती है, चाहे वो जोरान के किस्से में मामले में हो या आपके मामले में, कि जब चीज़ें मुमकिन होने लगती हैं तो फिर कहने को और बात करने को और देखने को बहुत कुछ हो जाता है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक यू। वैसे अच्छे से रहिए, अपना ख़्याल रखिए, और दर्शकों, आप भी इस प्रोग्राम को, अगर ये बातचीत आपको पसंद आई, तो इसको लाइक करिए, हर कारा को सब्सक्राइब करिए, और अपने हम ख़याल लोगों के साथ इसको साझा करिए, क्योंकि ये जो बातचीत है वो हमारी जैसी बातचीत है, वो आपकी बातचीत भी शायद थोड़ी-सी आगे बढ़ा सकती है। बहुत शुक्रिया फिर से। नमस्कार। थैंक यू नितीश। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।